नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल और मेरे साथ हैं अस्थि सर्जन डॉक्टर मनीषी बंसल, जो कि अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, खासतौर पे स्पाइनल से संबंधित। हम स्पाइनल संबंधित बीमारियों पे बाद में इनसे बात करेंगे, पर आज हमारा विषय है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। हल्का सा झटका लगने पर भी हड्डियां टूटने का खतरा रहता है। डॉक्टर मनीषी बंसल, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बहुत ही बेसिक सवाल, ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? जैसा प्रज्ञा जी आपने कहा, अस्थियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में भंगुरता कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि कोई लकड़ी घुन कर गई है और छूते ही टूट गई, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हड्डियों की स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है, वो इतनी नाजुक हो जाती है कि आम जरा सी छींकने से, झुकने से, छोटी सी भी चोट से वो टूट जाती हैं और उनमें फिर जुड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो यही ऑस्टियोपोरोसिस एक आम शब्दों में कहा जा सकता है। तो सर, ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी, ये क्या जेंडर से रिलेटेड भी है? ये क्या मेल्स और फीमेल्स में ज़्यादा होती है या किसी एक जेंडर में ज़्यादा देखने को मिलती है? निश्चित रूप से ऑस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जो दोनों सेक्सों में बराबर से पाई जाती है, परंतु फीमेल्स में इसका प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स हमारे उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उम्र के विभिन्न पड़ावों में उनके अंदर शारीरिक बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या महिलाओं में विशेषकर ज़्यादा होती है। हमारे सुनने में ये भी आया है कि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, तो क्या इसमें ऐसी कोई खास हार्मोनल चेंजेस का जिम्मेदार होती है? निश्चित रूप से महिलाओं में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज को कहा जाता है, ये हार्मोन बेस्ड होता है, और जब ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में एक होता है जो कि हड्डियों की मजबूती को बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है। जब मेनोपॉज हो जाता है तो इस हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में खत्म होने लग जाता है, इसलिए मेनोपॉज के बाद स्त्रियों में विशेष करके ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत गंभीर रूप से पाई जाती है। और अगर आपने एक अपने अनुभव के अनुसार देखा होगा कि जो बूढ़ी स्त्रियां होती हैं उनकी कमर झुक जाती है, वो झुक के चलती हैं, लेकिन 80 साल का पुरुष जो होता है वो खड़ा ही चलता है। तो ये जो झुकने की आपने पहले देखा होगा कि बहुत सी स्त्रियां ऐसी आती हैं जो लगभग 90 डिग्री तक झुक जाती हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ही होती है जिसकी वजह से ये कमर मुड़ जाती है और झुक के चलती है, और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो क्या इसके लिए ईस्ट्रोजन हम लोग अलग से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? निश्चित रूप से ईस्ट्रोजन की थेरेपी ऑस्टियोपोरोसिस का एक इलाज माना जाता है, लेकिन ईस्ट्रोजन के साथ में बहुत से दुष्परिणाम भी होते हैं। ये कैंसरोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक माना जाता है। इससे स्त्रियों के विभिन्न अंगों के, खासकर यूट्रस के, स्तन के इत्यादियों के कैंसर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए इसका इस तरीके से इस्तेमाल बहुत कम होता है। हमारे पास उससे बेहतर विकल्प है। ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस का कोई प्रमुख लक्षण नहीं होता है जिससे कि हम इसको जानकारी कर सकें। अधिकांशतः ऑस्टियोपोरोसिस तब पाया जाता है, पकड़ में आता है, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं किसी छोटी सी बीमारी से। फिर भी ग्रिप की कमजोरी होना, अगर हम शुरुआत में पाते हैं, बहुत शुरुआत के दौर में, कि हमारी ग्रिप कमजोर हो रही है, किसी लार्जर स्केल पर जब देखते हैं एडवांस स्टेज में, तो लोगों की हाइट कम होना शुरू हो जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, या बहुत छोटी सी चोट से हड्डियां टूट जाती हैं, खाली खांस देने से, झुक करके सामान उठा लेने से ही हड्डियां मुड़ जाती हैं, विशेषकर रीढ़ की हड्डी, कलाई या कूल्हे। ओके, तो ऐसा कई सारे लोगों में देखा गया है, तो वो क्या पहले से जान सकते हैं और पहले से आपसे मतलब ये शुरुआत में ही ये डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं? ऐसा कोई एक खास आप कुछ लक्षण बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से ऑस्टियोपोरोसिस के पहले की एक कंडीशन ऑस्टियोपीनिया होती है। ऑस्टियोपीनिया कंप्लीटली रिवर्सिबल स्टेज होती है, और हम लोग विभिन्न प्रकार के जांचों के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से उन मरीजों को पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑस्टियोपेनिक कंडीशंस में है, क्योंकि ऑस्टियोपेनिक कंडीशन में अगर हम इलाज कर लेते हैं तो मरीज नॉर्मल हो सकता है। एक बार ऑस्टियोपोरोटिक हो गया तो ऑस्टियोपोरोटिक में हम केवल मेंटेन कर पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के बढ़ने की दर कुछ कम रहे ताकि नुकसान कम से कम हो सके। तो अगर व्यक्ति हमारे पास, विशेषकर लड़कियां जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में होती हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो कितनी ऑस्टियोपोरोज्ड होंगी।
तो अधिकांशतः 17, 18, 20 साल की लड़कियां कभी इसलिए हम लोग के पास नहीं आती हैं कि वो ऑस्टियोपोरोटिक होंगी कि नहीं होंगी। प्लस जिन लोगों में ये फैमिली जेनेटिकली भी डिटरमिनेट होता है, फैमिली हिस्ट्रीज होती है। अगर आपको लगता है कि हमारी माँ को ये प्रॉब्लम थी, हमारी नानी को ये प्रॉब्लम थी, हमारी दादी को, तो आपको विशेष रूप से हम लोगों के संपर्क में आना चाहिए, डॉक्टरों के संपर्क में, जो कि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन हैं या नहीं है। अगर हम उनकी जानकारी कर लेंगे और ऑस्टियोपेनिक स्टेज पर ही आपका इलाज कर लेंगे तो शायद हम ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से बच जाएंगे। ऐसे कौन से खास टेस्ट होते हैं जो कि आप लोग करवाते हैं जिससे पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या नहीं? जैसे आपने बताया बीएमआई के बारे में, वैसे ही सबसे जो इसके लिए एक गोल्डन टेस्ट कहा जाता है, उसको बॉडी बोन मास डेंसिटी कहते हैं, या बीएमडी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। बीएमडी में भी 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक अल्ट्रासोनिक बेस्ड होता है जिसमें जो कि आम रूप से हम लोग कैंप्स में यूज करते हैं, बट सही टेस्ट जो है वो डुअल डेक्सा बीएमटी टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी, दोनों कूल्हे, कलाई में डिफरेंट स्पॉट्स पर हम लोग बीएमडी की जांच करते हैं। और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक होता है 2SD का, बीएमआई के मास के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हम पेशेंट ऑस्टियोपेनिक है, माइल्ड ऑस्टियोपोरोटिक है, मॉडरेट ऑस्टियोपोरोटिक है या सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक है। दैनिक जीवन को ऑस्टियोपोरोसिस किस हद तक प्रभावित कर सकता है? बहुत ज़्यादा। आज ऑस्टियोपोरोसिस, आजकल जो हम लोग कहते हैं कि इट्स अ डिकेड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो पूरा दशक ही ऑस्टियोपोरोसिस का है, और आने वाले समय में ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही विशाल और भीषण रूप लेने जा रहा है। इसका प्रमुख कारण हमारी दैनिक जीवन शैली है। हम जितना अधिक कन्फाइंड होते जा रहे हैं, हमारी चालें कम होती जा रही हैं, हमारे मूवमेंट्स कम होते जा रहे हैं, हमारा सनलाइट एक्सपोजर कम होता जा रहा है, हम एसी और बंद कमरों में रहने लग गए हैं, हमारे खान पान की शैली में परिवर्तन आ रहा है, हम धूम्रपान, नशा आदि का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गए हैं, हम अवसाद से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, हम हार्मोनल प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट्स अ मेडिकल डिसऑर्डर गवर्न्ड बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, तो आपने जैसे कि कहा कि महिलाओं में ये चीज़ मेनोपॉज के बाद ज़्यादा देखी जाती है, तो वो ऐसी क्या खास ख्याल रख सकती हैं अपना मेनोपॉज के बाद कि उनको मतलब ये चीज़ होने का खतरा कम हो? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 18 से 20 साल की लड़की जो प्री प्रेग्नेंट है, जिसने अभी प्रेगनेंसी अटेन नहीं की है, उसका बॉडी मास इंडेक्स ये डिसाइड करता है कि वो ऑस्टियोपोरोटिक कितना, जिसका बोन मास ही नहीं होगा। जैसे आपके बैंक में पैसा कम जमा होगा तो आप पेंशन नहीं निकाल पाएंगी, और आपके बैंक का आपने अपने जीवन काल में अच्छा बैंक में पैसा जमा किया है तो आप पेंशन भी अच्छी निकाल पाएंगी। उसी प्रकार से अगर आपका बोन मास बढ़िया होगा तो आप ऑस्टियोपोरोसिस आपकी कम होगी, अगर बोन मास ही कम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होगी। आजकल की स्त्रियों में वजन घटाने की एक होड़ सी चढ़ रही है कि हम हर आदमी वजन घटाना चाहता है। हमें वजन घटाना तो चाहिए, लेकिन हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी का जो फ्रेम है, हमारी हाइट है, उसके अनुरूप होना चाहिए। अत्यधिक वजन का घटाना भी ऑस्टियोपोरोसिस में मदद करता है। दूसरी चीज, जो मीनोपॉज फीमेल है, पेरी मीनोपॉजल स्टेज से ही हमारे पास कुछ एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स होती हैं जिनको कि हम लोग इस्तेमाल करें, जो शरीर में ईस्ट्रोजन की रिसेप्टर्स को एक प्रकार से हम लोग डॉज देते हैं। शरीर समझता है कि वो ईस्ट्रोजन है, लेकिन वो ईस्ट्रोजन नहीं होती है। तो वो हमारा शरीर काम करता है, जो बॉडी में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, उनको समझिए बेवकूफ़ बना करके हम ईस्ट्रोजन की जगह पे उन दवाओं को देते हैं, तो ईस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट से भी बच जाते हैं और ईस्ट्रोजन का फायदा भी ले लेते हैं। तो उन दवाओं का इस्तेमाल करके हम इन भंगुरता से बच सकते हैं। आखिर एक नॉर्मल बॉडी में एस्ट्रोजन कितना चाहिए होता है? क्वांटिटी अलग, एस्ट्रोजन बहुत ही डेलिकेट हार्मोन है और प्यूबर्टी फीमेल्स में, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, लेकिन स्पेशली फीमेल्स में प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज तक विभिन्न उम्र पे, अलग अलग उम्र के पड़ाव पे अलग अलग जरूरत के अनुसार इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। ऑस्टियोपोरोसिस केवल कैल्शियम की वजह से तो नहीं होता है, आखिर किन किन चीज़ों ने रोल अदा किया है ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाने में? ऑस्टियोपोरोसिस का पहला और प्रमुख कारण है, मैंने कहा से हमारा एज। एज जो होती है, जैसे हम बच्चा होता है तो बच्चे की हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो
हड्डी को हम लोग समझते हैं कि हड्डी एक टफ सा स्ट्रक्चर है जो कि शायद जो एक बार बन गया सो बन गया और अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये कहीं पर हमारे दिमाग में एक भ्रांति है। हड्डी निश्चित जैसे बाकी हमारे शरीर के ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, हड्डी भी प्रकार टिश्यू है जिसमें कंटिन्यूअस बनने और रिमॉडलिंग और गलने की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे खून हमारा है, खून ऐसा नहीं कि जब हम पैदा हुए थे जो खून बना था वो आज तक हमारा चल रहा है। नियमित रूप से खून बनता है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, गलता है, फिर नया खून बनता है, उससे रिप्लेनिश होता रहता है। तो जब हम बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे हड्डी के बनने की दर, जिसको हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर की नेक्रोसिस की या बोन डिके की। तो हमारी हड्डियों में निश्चित रूप से पॉजिटिव बैलेंस आता है, हमारी हड्डी बढ़ती जाती है। 25 से 30 साल की उम्र में आकर के बनने और गलने की दर में एक अनुपात आ जाता है, जिससे जितनी बनती है उतनी गलती, इसलिए हमारी हाइट में परिवर्तन नहीं होता है। तो हमको लगता नहीं कि हमारी हाइट बढ़ रही है, लेकिन हमारी हड्डियों का नियमित रूप से नवीनीकरण होता रहता है। लेकिन 40-45 साल की उम्र के बाद हमारे बनने की दर में कहीं पर कुछ गिरावट आती है और गलने की दर में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर, पतली और भंगुर होना शुरू होती है। इसीलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम एडल्टहुड की ओर आते आते 70, 80, 85, जैसे आज मॉडर्न एज में हमारी उम्र औसत उम्र बढ़ गई है। जैसे उम्र बढ़ी तो हमारी भंगुरता के लिए भी समय मिलने लगा और हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। दूसरा, आपने कहा एज के संग में आजकल थायराइड की समस्या बहुत कॉमन आपने देखा होगा। हाइपोथायराइडिज्म भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस को बनाने में। तीसरा है हमारी जीवन शैली। अगर हम कन्फाइंड रहते हैं, बिस्तर पे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, गाड़ियों से घूमते फिरते और चलते फिरते बहुत कम है, तो हमारी लाइफस्टाइल खराब, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती है। और नशे का इस्तेमाल, निश्चित रूप से अल्कोहल और शराब, सिगरेट का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाता है। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। अगर एक बार पता चल जाए कि मरीज को थायराइड है तो उसकी दवा तो हमेशा ही चलती है, तो फिर ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? थायराइड चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जिसको हम लोग आम बोलचाल में हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिससे जब हो जाता है तो जीवन भर निश्चित रूप से रहता है और हमको इसकी दवा खानी पड़ती है। जिस प्रकार से हमको थायराइड के लिए थायराइड हार्मोन को बाहर से रिप्लेनिश करना पड़ता है, तो ये थायराइड हार्मोन हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे भी असर डालता है। तो हमको कहीं ना कहीं से कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी मुख्य रूप से जीवन पर्यंत लेना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम वगैरह करते हैं उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफी कम रहता है, तो ऐसे में क्या जिम जाने वालों को क्या मतलब बहुत कम होता है ऑस्टियोपोरोसिस? ये नहीं, जिम से मतलब नहीं है। नियमित व्यायाम, जैसे आपने स्वयं ही कहा कि नियमित व्यायाम से लोगों को खतरा कम होता है। नियमित व्यायाम 20 से 25 मिनट सबको करना चाहिए। वो हमारी एक्टिव दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, चाहे हम स्वयं करें, चाहे हम किसी के सुपरविजन में करें, चाहे हम जिम में जाके करें, पार्क में टहलें। आवश्यकता किस बात की है कि हमारी जो शरीर है वो स्थूल ना हो करके वो एक्टिव रूप में रहे, हमारे सारी मांसपेशियां चलती रहे, हमें सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर मिले और हम जब बॉडी हमारी चलती है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। कैल्शियम उस जगह पे ब्लड का संचार बढ़ता है, कैल्शियम वहाँ पहुँचता है, विटामिन डी से हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और ऑस्टियोपोरोसिस को से बचने में मदद मिलती है। तो सनलाइट एक्सपोजर एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। निश्चित रूप से जैसे एक भ्रांति है कि लोग कैल्शियम लेते हैं जी। अगर आपने कभी गौर किया होगा कि कैल्शियम की कोई भी दवा दुनिया में जी। विटामिन डी के बगैर नहीं होती। हाँ। चाहे उसकी मात्रा 125 माइक्रोग्राम हो या मिलीग्राम हो या कम ज़्यादा अलग हो सकती है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि आप सब्जी बनाती हैं, सब्जी में केवल मसाला नहीं डालती हैं, मसाले को अगर भूनेंगी और मसाले को नहीं खा सकती हैं, आप सब्जी के अंदर मसाला डालती हैं जिससे उसका स्वाद बढ़ जाए। उसी प्रकार से कैल्शियम के लिए विटामिन डी रिक्वायरमेंट होता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम विटामिन डी के कंधे पे बैठ करके ही हमारे शरीर के अंदर जाता है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हम कितना भी कैल्शियम खा लें, कितना भी कुछ कर लें, हमको मिलेगा नहीं। हमें हमारे बड़े लोग ये कहते थे कि विटामिन डी हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। हाँ। अगर हम लोग सनलाइट में बैठे हैं ऐसा कुछ हो तो यही बता कि विटामिन डी की आवश्यकता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन डी
सही तरीके में हमको हमारी जो खाल होती है हाँ। स्किन के ऊपर जब सन की अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं तो ये विटामिन डी को प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए हमारी आवश्यकता है कि हम सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करें। अगर हमने पूरे कपड़े पहन करके सब कुछ मुंह ढक करके धूप में जैसे 10-11 बजे आजकल जाड़े का समय बैठ के मूंगफली खाना शुरू कर दिया हाँ। तो उसमें हमको सनलाइट नहीं मिली, क्योंकि हमारा चेहरा करीब 9% ही हिस्सा हुआ पूरे शरीर का। अच्छा। तो हमको जरूरत है कि शरीर के अधिक से अधिक हिस्से को जिसको कि हम एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट से एक्सपोज करें, विशेषकर सुबह की सनलाइट से, जिससे कि जितनी सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ेगी स्किन से विटामिन डी बनेगा और हमारे शरीर को मिलता है। जब हमको वो नहीं मिलता है तब हमको सिंथेटिक फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में या शैशे के फॉर्म में या दवा के रूप में इसको लेने की आवश्यकता है। अगर पहले से पता चल जाए कि किसी मरीज में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है तो फिर इलाज कैसे होता है? पहला काम हम लोग इसमें जांच करते हैं कि पेशेंट के ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल क्या है। नंबर 2, हम इसमें उसके कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस और क्लाइन फॉस्फेटेस की जांच करके ये देखते हैं कि उसका बॉडी मास इंडेक्स का स्टेटस क्या है। फिर हमारे पास अलग अलग उम्र के हिसाब से कुछ लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस दवाओं के गलत इस्तेमाल, जैसे स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, स्टेरॉइड की वजह से स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। अगर हमको ये मालूम पड़ जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रही है, कोई दवा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसको टेपर करके बंद करते हैं। जैसे अक्सर गठिया के लिए, दमा के लिए, या लोग ऐसे ही अपने बॉडी को बनाने घटाने के लिए स्टेरॉइड का बहुत मिसयूज करते हैं, जिम्स में यूज होता है, या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स में लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है और आपने कुछ भी इलाज किया और आपने कारण को नहीं दूर किया तो शायद हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो इनको बंद करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा अगर मीनोपॉजल है तो हम लोग उसमें एंटी रिजॉर्टिक एलेंड्रोनोइड्स कहते हैं, डेनिसुमैब आती है, आजकल बोन बनाने के लिए टेरिपेराटाइड हार्मोन्स आते हैं, विटामिन डी है, कैल्शियम है, डिफरेंट थेरेपीज है जो कि टेलर्ड की जाती हैं मरीज की आवश्यकता के अनुसार, उसको हम लोग करते हैं। सर, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहला काम अपनी जीवन शैली में सुधार। जी। हमको अपने आप को एक एक्टिव लाइफ लीड करना चाहिए। हमको बहुत इनएक्टिव मोड में लाइट को नहीं रखना चाहिए। सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर लेना चाहिए। अपने आहार में हमको कैल्शियम युक्त डाइट लेने का प्रयास करना चाहिए। हमको व्यसनों से बचना चाहिए। हमको शराब का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमको धूम्रपान कम से कम करना चाहिए। और मीनोपॉजल फीमेल्स या बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जब हो रही होती है तो उनको अपनी जीवन शैली को इस प्रकार से करना चाहिए जिससे चोटों की संभावनाएं कम से कम हो, ताकि भंगुरता तो देखिए होगी, हम उसको टाल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, हम जीवन के चक्र को नहीं बदल सकते हैं। तो उनको चोट कम से कम लगे, उनको अपने लाइफ को इस तरीके से चलना चाहिए कि चौड़ी ब्रॉड बेस की जगह पे चलना चाहिए, संकरे में नहीं चलना चाहिए, प्रॉपर उजाले में चलना चाहिए जिससे कि गिरने की संभावना कम हो, ताकि टूट फूट से बच सके। और मुझे लगता है कि 17-18 की उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनको एक बार ये टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए, BMI वगैरह। बिल्कुल कराना चाहिए, जिससे कम से कम उनका बॉडी मास जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, अगर उस समय उनका बॉडी मास कम हो रहा है तो हम उनको सप्लीमेंटेशन दे करके उनके बॉडी मास को मजबूत बना सकते हैं। सर, आज के नए कानूनों के हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी हड्डियों की सर्जरी करने की छूट मिल गई है। आप एक सर्जन भी हैं, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये कदम कैसा है? मैं इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इसको जनता के ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ कि जनता ये निर्धारित करे कि क्या हमको इतने साल पढ़ाई करके संरचनाओं को प्रॉपर रूप से जान करके नई नई विधाओं की जानकारी लेने के बाद उसका इलाज करना उपयुक्त, सर्जरी करना उपयुक्त है, या केवल हमारी विधा में, हमारे पुरातन प्राचीन पद्धति में जिस समय आचार्य शुश्रुत या चरक महर्षि ने इन विधाओं की जानकारी दी, वो किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा करके आए थे। उन्होंने वो अपना ज्ञान अपने अनुभव से और अपने अन्वेषणों से अर्जित किया था और उन अन्वेषणों को उन्होंने प्रतिपादित किया था। उस जमाने में एनेस्थीसिया नहीं हुआ करती थी। जैसे हमारी हड्डी की सर्जरी होती थी तो उस जमाने में आपने बहुत छोटी सी चीज बताओ कि कंधा उतर जाता है या कूल्हा उतर जाता था तो उसमें आदमी को बांध दिया जाता था और बांध के खींच तान करके बैठाया जाता था। वो क्रूड एरा था। आज एनेस्थीसिया है। आज आदमी इंजेक्शन लगवाने में भी कहता है डॉक्टर साहब इसको शून्य कर दीजिए। आप वेंट्रॉन लगाने में भी कहता है कि साहब एक टाँका छोटा लगना है तो शून्य कर दीजिए। आज वो नहीं कि आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है और आप उस पर कसाई की तरह काम कर रहे हैं।
तो ये जनता को निर्धारित करना है। इसमें मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार की क्या पद्धति है, सरकार जिसको जो देना चाहे दे। हमारा ये है कि जनता के हित के लिए होना चाहिए। अगर जनता अपने आप को, जनता कोई गिनी पिग नहीं है, जनता ये समझती है हमारी देश की कि नहीं, उसका इलाज एक आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर सर्जरी करने के लिए सक्षम है, तो निश्चित वो कराए। ऑस्टियोपोरोसिस में कहाँ तक ऑपरेशन का होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में ऑपरेशन भी किए जाते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक तो हो गया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कहीं पर फ्रैक्चर हो गया है। अब फ्रैक्चर हो गया है, अगर हमने इस मरीज को बिस्तर पे छोड़ दिया, नहीं चलने कराएगा, तो उसकी ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ेगी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस में अधिकांशतः फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी, कलाई और कूल्हे में ज़्यादा होते हैं। रीढ़ की हड्डी मुड़ने लग जाती है और रीढ़ की हड्डी दब जाती है। जरा सी भी आदमी झटका से उठा या गिरा तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, टूट जाती है। उसमें हम लोग काइफोप्लास्टी और वर्टिब्रोप्लास्टी, दो टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम रीढ़ की हड्डी के अंदर एक तरह का इंजेक्शन लगाते हैं, बलून से उसको फुला देते हैं और फुला करके एक सीमेंट होती है जिसको भर देते हैं, तो रीढ़ की हड्डी वापस अपने शेप में आ जाती है। शेप में आने से दर्द तुरंत इंस्टेंट खत्म हो जाता है और मरीज वापस अपनी लाइफ में चला जाता है। ओके सर, ऐसी कोई बात जो हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपसे पूछ ना पाए हो, जो आप बताना चाहते हैं खासकर हमारी जनता को? ऑस्टियोपोरोसिस एक स्टेटस सिंबल नहीं है। लोग ऑस्टियोपोरोसिस की, मुझको तो ऑस्टियोपोरोसिस है या मुझको डिप्रेशन है कह करके चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत संयम की आवश्यकता है, बहुत लंबे समय तक आपको डॉक्टर के संपर्क में बने रहने की आवश्यकता है, अपनी जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है। हम इससे निश्चित रूप से लड़ सकते हैं और लड़ करके अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम, क्योंकि शरीर में जब तक शरीर स्वस्थ होता है तभी हम उसका, अपने शरीर का आनंद ले पाते हैं। और शरीर के स्वस्थ रहने में हड्डियों का बहुत योगदान है, क्योंकि अगर हमारी जब हड्डी टूट जाती है और हम बिस्तर पे कन्फाइंड जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा पूरी दुनिया खत्म सी हो गई है। तो हमको चलते फिरते रहें, और अगर हम चलते फिरते रहते हैं तो ना तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है हमारी और ना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। डॉक्टर बंसल, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर मनीषी बंसल, जो कि अस्थि सर्जन थे और उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड। ऐसे ही कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल को इजाजत।